नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। 10 मिनट हमारी क्लास लेट हुई है, इसलिए हमारे क्या है, प्रवीण जी उठते नहीं है ना। चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। रानी सती झुंझुनू से भी नमस्कार, सभी को नमस्कार भाई। नवी गुरु आयो, सोलंकी, सुनीता यादव, हाँ जी, अनुलोम विलोम कपालभाति कर रहे हो, ठीक बात है। जाट बीकानेर, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज संडे टेस्ट का आयोजन आप सभी के लिए किया गया है और आज की संडे की क्लास के जवाब आपको धड़ाधड़ देने हैं। मैं सिर्फ सवालों की चर्चा करूंगा क्योंकि ये सब सवाल आपको विस्तार से पढ़ाए जा चुके हैं, इसलिए आप सभी का यही कर्तव्य है कि आप सभी इनका सवाल का जवाब जो है वो फटाफट दीजिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बिना कोई बीकेजी फीकेजी के आज सीधे टेस्ट की शुरुआत करते हैं। सवालों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए सबको स्वागत अभिनंदन के बाद बात करते हैं जी। पूजा राठ, जाट बीकानेर, रामनिवास, राधे श्याम, प्रमोद, आरु विश्नोई, सभी को नमस्कार है भाई। चलिए अब सीधे आइए पहले सवाल पर। प्रदेश के पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कहां होगा? ऐसा ही सवाल कल पूछा गया था वन रक्षक भर्ती परीक्षा में। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? खमनोर राजसमंद है, मानगढ़ बांसवाड़ा है, नाथद्वारा राजसमंद है, सादुलपुर चूरू है। यही सवाल पूछा गया था, ऐसा क्या है ना, ऐसा क्या, यही सवाल पूछा गया था। बस इसमें हमने सीधा लिख दिया कि प्रदेश के पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कहां होगा। वहां सवाल का तरीका कुछ अलग था, बस यही सवाल था जो आपको 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया जा चुका था। खमनोर राजसमंद में होगा, मानगढ़ बांसवाड़ा में अभी हाल ही में जो है वो देश के प्रधानमंत्री आए और राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इसको क्या किया था, राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के बारे में उनके सामने विचार रखे, लेकिन इसे राष्ट्रीय स्मारक अभी घोषित नहीं किया गया है। गोविंद गुरु जो है उन्होंने जन जागरण का काम इस क्षेत्र में किया था और भीलों को एकत्रित करने का मामला यहां पर सामने आता है और 17 तारीख को आने वाले 17 नवंबर जो है इसको, इस मानगढ़ धाम की जो स्थापना है वो की गई थी मेरे दोस्तों। ये भी आपको मालूम होगा, उस दिन वो घटना हुई थी जिस घटना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि यहां पर भीलों पर गोलियां चलाई गई। वो घटना 17 नवंबर की और 17 नवंबर जल्दी आने वाला है। हाँ जी, नाथद्वारा राजसमंद में अभी 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत हुई है और इसके साथ साथ यहाँ विश्वास स्वरूपम या स्टेच्यू ऑफ जो बिलीफ है उसकी स्थापना भी नाथद्वारा राजसमंद से अभी हाल ही में हुई है। सादुलपुर चूरू से बातचीत करें तो कृष्णा पुनिया का नाम आप लोगों को याद होगा। इसके अलावा जो है सर वार्निंग वन रक्षक में मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं, हाँ जी आए हैं, मैथ्स के सवाल आए हैं, बहुत ही अच्छे सवाल आए हैं वो भी। तो यहाँ पे लक्ष्मी निवास मित्तल, कृष्णा पुनिया, देवेंद्र झाझड़िया, इन सब का संबंध यहीं से है। तो ये खमनोर का सवाल कल की परीक्षा में आप देख सकते हैं, जो कि आपको 4-5 दिन पहले ही बताया गया था, वो आ गया सवाल। इसके बाद में अगला सवाल क्या है सर, ये बताइए। प्रदेश में बालिकाओं व महिलाओं के लिए ऑपरेशन दिव्य शक्ति अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है? दिव्य शक्ति अभियान राजस्थान के किस जिले से अभी हाल ही में शुरू किया गया है? फटाफट जवाब देना है क्योंकि जल्दी जल्दी सवाल आपको करने हैं, सवाल बहुत ज्यादा है। डूंगरपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। इसमें देखिए उदयपुर नहीं है, जोधपुर नहीं है और बीकानेर नहीं है, तो बच गया ऑप्शन क्या होगा फिर आपको मालूम ही है। तो यहाँ पर उदयपुर जो है वो मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर जाना जाता है और यहाँ का जो हवेली जो है वो बड़ी प्रसिद्ध है। चलिए, कल वन हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत इजी आए, हाँ जी, सब सवाल जो जीके के थे वो तो सवाल सब वही हैं जो पीछे आ चुके हैं मेरे दोस्तों। कोई नया सवाल वहां पर बनाया नहीं है और बनाए भी तो उनके इर्द गिर्द के सवाल हैं। डूंगरपुर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो इसका सही जवाब मेरे दोस्तों क्या होगा? डूंगरपुर होगा। जो डूंगरपुर जवाब दे रहे हैं उनका सभी का सही जवाब है। बालिकाओं के लिए ऑपरेशन दिव्य शक्ति अभियान क्यों चलाया जा रहा है? क्योंकि महिलाओं की तस्करी जो है, बालिकाओं की जो तस्करी है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है इस क्षेत्र में और इसी के लिए मेरे दोस्तों उनको शिक्षा की ओर रुख करने के लिए और इन सभी परेशानियों से निजात दिलाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद में अगला सवाल है, राज्य के किस जिले में स्पिनिंग मिलों ने केले और समुद्री पौधों के फाइबर से धागा बनाया है अभी हाल ही में? ये भी आप लोग जरा बता दीजिए। ऐसी कौन सी जगह है जहां की जो कपड़ा मिले हैं, धागा निर्माण का काम वहां हो रहा है, लेकिन ये किसके आधार पर किया जा रहा है मेरे दोस्तों? इसका निर्माण जो है वो धागा के निर्माण का काम स्पिनिंग मिलों, केले और समुद्री पौधों के फाइबर से धागा यहाँ पर क्या किया जा रहा है? बनाया जा रहा है। चलिए, यहाँ पर है भीलवाड़ा, इसका सही जवाब है। बूंदी नहीं है, कोटा नहीं है। केशवराव पाटन, बूंदी का नाम आपने सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध, क्यों प्रसिद्ध है ये भी पता होगा। कोटा और राजसमंद का भी बताई दिया सारी जानकारियां। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? भीलवाड़ा है। बूंदी का जो गांव है
जहां पर जिन्स पार्क की स्थापना की जा रही है, वो भी आपके लिए क्या है, प्रसिद्ध है। वो सवाल आपसे पूछा जा सकता है आने वाली परीक्षाओं में, जिन्स पार्क के रूप में भी सवाल जो है वो बनता है। अगला सवाल, चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन मोबाइल फोन वितरण की शुरुआत कब से की जाएगी, जिसमें 3 साल से लेकर के 12,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। मेरे मित्रों, पहले से तो ये बात चल रही थी कि भाई 1 नवंबर से इसको शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन 1 नवंबर से अभी इसमें शुरू हुआ नहीं है, और ये कहा जा रहा है कि अब 19 नवंबर से इसकी तारीख कर दी गई है। लेकिन इनमें से जो ऑप्शन है वो आपको अब नहीं बताने हैं। तो जब जिस दिन, हाँ, खेरुणा गांव की बात कर रहा हूं मैं, खेरुणा गांव भी आपसे पूछा जा सकता है, ऑक्सीजन पार्क कोटा जो है वो भी पूछा। तो यहां पर 3 साल में 12,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो व्यय की जाएगी। तो इसकी बातचीत हम लोगों को करनी है, क्योंकि अब ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनके हिसाब से अगर बातचीत की जाए तो आप इसमें 15 कर सकते हो, क्योंकि 1 नवंबर जो है उससे अब शुरू नहीं किया गया है, लेकिन अब 15 नवंबर से अगर शुरू कर दिया जाता है तो देखो अच्छी बात है। लेकिन जिस तारीख को शुरू किया जाएगा वो तिथि जिस दिन हम आपको बता देंगे कि इस तिथि से शुरू होगा, क्योंकि पहले नवंबर से 1 नवंबर से सरकार ने घोषणा कर दी कि जो भाई 31 अक्टूबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लेगा उसको हम मोबाइल वितरण करना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी तक तो तारीख पे तारीख मिल रही है रीट की तरह, तो तारीख पे तारीख जब तक चलती रहेगी तब तक आपको एग्जैक्ट तारीख रटनी नहीं है। बस ये बातों को छोड़कर ये याद करो कि चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया जो है उनको 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी, मोबाइल दिया जाएगा, प्लस उसके साथ साथ 12,000 रुपए जो है 12,000 करोड़ रुपए सरकार इस पर व्यय करने वाली है। तो ऊपर वाली डिटेल में भी कोई सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के पर्यटन स्थलों को राजस्थान के किस जिले से जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेस रेल सेवा की शुरुआत की है। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा पर्यटन स्थल है जिसको इससे जोड़े जाने को लेकर के अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की है, उस जगह का आपको क्या बताना है, नाम बताना है। हाँ जी, फायर ब्रिगेड, ठीक बात है। यहां पर इसका सही जवाब मेरे दोस्तों क्या है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर। इसका सही जवाब है उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर जिले को गुजरात से जोड़ने के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की जा रही है, ताकि उदयपुर राजस्थान का एक पर्यटन स्थल और गुजरात के पर्यटन स्थल आपस में कनेक्ट हों, तो पर्यटक सारे गुजरात से होते हुए किधर आ जाएं, राजस्थान आ जाएं। इसलिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के उदयपुर को इस ट्रेन से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। लूला डिसिल्वा किस देश की राष्ट्रपति बनी है, ये सवाल राजस्थान करंट अफेयर्स का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि लूला डिसिल्वा अभी हाल ही में ब्राजील की नई राष्ट्रपति बनी है। ब्रिटेन में ऋषि सुनक हमारे हैं ही, राजस्थान के अजमेर से इनका कोई संबंध नहीं है, और इटली जो है, इटली में जॉर्जिया जो है वो प्रधानमंत्री बनी है। चलिए अगला सवाल देखिए, मोरबी सस्पेंस ब्रिज गिरने की वजह से चर्चा में आया, यह है किस राज्य में है तथा किस नदी पर बनाया गया। तो आपको पता है मच्छू नदी पर बनाया गया गुजरात के अंदर, जो कि पिछले दिनों सस्पेंस ब्रिज जो है गिर जाने से यहां पर एक बड़ा हादसा हो गया था। इसके बाद में अगला सवाल है, नई दिल्ली में रन फॉर यूनिटी दौड़ का शुभारंभ 31 अक्टूबर को किसके द्वारा किया गया था। तो हमारे अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। ये सवाल मैं फटाफट आपको बता देता हूं, आपसे मैं पूछूंगा राजस्थान वाले। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बड़ोदरा में वायु सेना के लिए टाटा ग्रुप की यूनिट की आधारशिला रखी, यहां कौन सा विमान का निर्माण किया जाएगा। तो वायु सेना के लिए C-295 MW जो है उसका निर्माण यहां से किया जाएगा, ये भी आपको आने चाहिए। C-295 MW जो है ये विमान यहां पर बनाए जाएंगे, और बोइंग 747 है, इसके माध्यम से जो है वो कहां से, नामीबिया से भारत क्या लाए गए थे, चित्ते लाए गए थे, 8 चित्ते लाए गए थे। उन चित्तों के नाम में ऐसे चित्ते का नाम भी बताइए जिसका नामकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, वो नाम क्या है ये भी बता सकते हो। यानी उन 8 चित्तों में से एक चित्ता ऐसा है जिसका नाम जो है वो नामकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, बाकी सबके नाम जो है वो ऑलरेडी वहां से ही होकर आए थे, यानी नामीबिया में उनके नाम रखे गए थे। तो चलिए C-295 MW इसका सही जवाब है। अगला, हाल ही में 29 अक्टूबर को सुल्तान जोहर हॉकी कप 2022 का खिताब किसने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने, भारत ने, जापान ने, चीन ने। तो सुल्तान जोहर हॉकी कप जो है वो 2022 का भारत ने अपने नाम जो है वो कर लिया है, किसको हराकर, तो आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया इसमें उपविजेता। मार्च 2023 में अब राजस्थान के आ चुके हैं सवाल, अब धीरे धीरे सने सने आपको सारे जवाब देना है, ठीक है। हाँ जी, आज जिनका पेपर है उन सभी को बहुत बहुत बधाई, बेस्ट ऑफ लक। आप शांति से पेपर करके आइए, हो सकता है कल जो पेपर हुआ है और 4-5 पेपर अब तक हो चुके हैं उनमें से आपको अधिकांश सवाल रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं। टॉपिक भी वही सवाल पूछ रहा है बार बार, एकीकरण से, 1857 की क्रांति से,
जो इतिहास से रिलेटेड सवाल हैं। तो अगर धैर्य से सवाल करते हो, मैथ्स के सारे सही कर लेते हो, करंट जीके के सही कर लेते हो, तो आप पेपर में सफलता हासिल कर सकते हो। साइंस, करंट अफेयर्स और मैथ्स और रीजनिंग, इतने सवाल अगर आपने ढंग से कर लिए तो बहुत अच्छा आपका पेपर होगा। 2023 में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहां किया जाएगा? मार्च 2023 में इसका आयोजन जोधपुर में किया जाएगा मेरे दोस्तों। कहां पर? जोधपुर में। तो जिन सभी का जवाब जोधपुर है वो सही है कि राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो आयोजन कहां होगा? अभी नवंबर 2023 में 11 से लेकर के 13 तारीख तक जो है वो जोधपुर में डीजी फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर आईटी रोजगार मेले का भी आयोजन हो रहा है। इसके अलावा एक बड़ा रोजगार फेयर का आयोजन राजस्थान के जयपुर में भी किया जा रहा है। ये सब बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से याद रखने वाली है। देखिए, पूरी डिटेल में बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम 7 दिन तक इन सवालों पर पहले बातचीत कर चुके हैं। अब आपको सीधे सीधे जवाब बताने। 1 से 8 नवंबर 2022 तक आयोजित होने वाले पुष्कर मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो 1 से 8 नवंबर 2022 तक आयोजित होने वाले पुष्कर मेले का उद्घाटन जो है वो मेरे दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? पंकज मिथिल, अशोक गहलोत, कलराज मिश्र, विश्वेंद्र सिंह। इसका सही जवाब है अशोक गहलोत जी के द्वारा इसका जो है वो सही किया गया था। ठीक है, हाँ जी, यहां अशोक गहलोत जी इसका राइट आंसर है। पंकज मिथिल साहब 40वें राजस्थान के क्या हैं भैया? 40वें मुख्य न्यायाधीश हैं राजस्थान हाईकोर्ट के। कलराज मिश्र राज्यपाल हैं। विश्वेंद्र सिंह राजस्थान के पर्यटन मंत्री हैं। अगला देखिए, और ये ध्यान रखना, ये पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बड़ा महत्व रखने वाला मेला है। और यहाँ पर रंगीन मेला जो है वो इसको सबसे रंगीन मेला कहते हैं। यहाँ पर पशु मेले का भी आयोजन होता है, लेकिन प्रशासन के द्वारा इस बार जो है वो इसका आयोजन न करने के बारे में क्या किया गया था? आदेश जारी किए गए थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने हाल ही में एनटीटी शिक्षकों को कहां लगाए जाने की स्वीकृति प्रदान की है? राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने हाल में एनटीटी शिक्षकों को कहां लगाए जाने की स्वीकृति प्रदान की है, उसके बारे में जरा बताइए। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने हाल में एनटीटी शिक्षकों को कहां लगाए जाने की स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? नंदघर, आंगनबाड़ी केंद्र, बाल बालिकाओं में, अंबेडकर पंचायतों में। तो यहाँ बाल बालिकाओं नहीं है, बालवाड़ियों में है। ये यहाँ सी ऑप्शन जो है इसका सही होगा, लेकिन उसमें बाल वाटिकाओं में या बालवाड़ियों में। तो बाल वाटिकाओं में लगाया जाएगा। राजस्थान के आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर में तब्दील करने के लिए अनिल अग्रवाल फाउंडेशन या वेदांता ग्रुप के सहयोग से ये काम किया जा रहा है। तो ये सी ऑप्शन सही है। बाल बालिकाएं नहीं है, बाल वाटिकाएं हैं यहाँ पर। ये थोड़ा बच्चों ने कर दिया है गड़बड़। अंबेडकर पंचायत भवन, पंचायत स्तर पर जो भवन बने हुए हैं उनको अंबेडकर भवन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद में फरवरी 2023 में G20 देशों में डेलीगेट सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? फरवरी 2023 में G20 देशों के डेलीगेट सम्मेलन का आयोजन कहां होगा? जयपुर में, उदयपुर में, चूरू में, जोधपुर में। G20 डेलीगेट सम्मेलन का आयोजन मारवाड़ की धरती जोधपुर पर किया जाएगा, जहां पर अभी हाल ही में कालबेलिया नृत्य जो है मेरे दोस्तों, उस कालबेलिया नृत्य और महोत्सव का आयोजन किया गया था जोधपुर के अंदर ही, वहां पर होगा। और अभी हाल ही में डीजी फेस्ट का आयोजन नवंबर में वहां पर किया जा रहा है। नवंबर में डीजी फेस्ट का भी आयोजन वहां पर हो रहा है। चूरू जिले की बात ही छोड़ो, ये तो बड़ा महान जिला है। उदयपुर है, जयपुर है, इन सब पर चर्चा आती जाएगी, लेकिन इस सवाल का सही जवाब क्या है? जोधपुर है। आज सवाल बहुत है मेरे दोस्तों, इसलिए आप फटाफट इन सवालों के जवाब दीजिए। निम्न में से असत्य कथन बताइए। 6 नवंबर 2022 से दिल्ली में राजीविका द्वारा हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। निम्न में से असत्य कथन आप लोगों को बताना है। निम्न में से असत्य कथन बताइए, क्या है जरा देखिए। हाँ, दिसंबर में उदयपुर, जनवरी में जयपुर, फरवरी में जोधपुर। निम्न में से असत्य कथन बताइए। 6 नवंबर 2022 से दिल्ली में राजीविका द्वारा हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। एकदम राइट आंसर है ये बात। हाल ही में बीकानेर भुजिया का आईपीओ लॉन्च किया गया, सही बात है। धूली वंदना कार्यक्रम का आयोजन डूंगरपुर जिले के मानगढ़ में किया गया। राजस्थान में आई स्मार्ट योजना का संचालन सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा। हाँ सर, हम तो जानते हैं इसमें ये डूंगरपुर जो है ना, ये गड़बड़ है। डूंगरपुर जिला नहीं आएगा, यहाँ बांसवाड़ा जिला आएगा। ठीक है, अभी वागड़ महोत्सव का आयोजन डूंगरपुर में किया गया। डूंगरपुर की सांगवाड़ा तहसील जो है वहां पर वागड़ महोत्सव का आयोजन किया गया था। लेकिन ये मानगढ़ धाम जो है, ये सवाल पूछ लिया गया अभी वनपाल भर्ती परीक्षा में कि ये मानगढ़ धाम जो है वो कौन से जिले में पड़ता है, तो बांसवाड़ा जिले में है। हालांकि ये सवाल आप किसी का भी गलत नहीं होगा मेरे हिसाब से, थोड़ी बहुत भी तैयारी अगर किसी ने की है तो। रानीपुर टाइगर रिजर्व 30 अक्टूबर 2022 को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। यह किस राज्य में? यहाँ पर 53वां है मेरे दोस्तों, कई जगह 53, कई जगह 54, सब लोग कंफ्यूजन में थे, तो ध्यान रखना है।
क्योंकि इनके कर्म जो है वो अलग अलग इसलिए हुए कि इनसे पहले जो गिनती शुरू की गई लोगों ने वो गलत आ गई। तो यहां पर ये रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो कौन से प्रदेश में स्थित है ये बताइए, और इस प्रदेश का यह कौन से नंबर का क्या है मेरे दोस्तों टाइगर रिजर्व है। तो आप लोग बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं। राजस्थान में रानीपुर नहीं है, मध्य प्रदेश में रानीपुर नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, और यह उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व जो वो 30 अक्टूबर 2022 को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना, और 52वां राजस्थान का। हालांकि जो है ना, ये भी बात अगर देखी जाए तो सही नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि पहले से एक टाइगर रिजर्व घोषित था, उसके बाद में घोषित किया गया छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व 53वां था एक तरीके से, लेकिन अभी वो जो है वो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की जो लिस्ट है उसमें वो मामला आ नहीं रहा है सामने। चलिए यहां पर है, ग्रेटर नोएडा में 1 से 5 नवंबर तक आयोजित होने वाले भारत जल सप्ताह की शुरुआत राष्ट्रपति द्वारा की गई। यह इसका कौन सा संस्करण है? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां? 7वां संस्करण जो है वो अभी हाल ही में ग्रेटर नोएडा में 1 से लेकर के 5 नवंबर तक आयोजित होने वाले भारत जल सप्ताह की शुरुआत राष्ट्रपति द्वारा की गई है। यह इसका 7वां संस्करण था मेरे दोस्तों। अगला सवाल, 1 नवंबर को निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो इन सभी राज्यों के स्थापना दिवस मनाए गए। ए व ब दोनों ऑप्शन सही है। हरियाणा, पंजाब, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पहले तो आंध्र प्रदेश का भी इसी दिन मनाया जाता था, लेकिन आंध्र प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस जो है वो बदलकर अलग कर दिया। तो इस बात को ध्यान रखना है कि ये हरियाणा, पंजाब, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आज की तारीख में 6 ऐसे राज्य हैं जिनका स्थापना दिवस 1 नवंबर को आता है। उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर का लोकार्पण ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में किया गया। इसका नाम योटा D1 रखा गया है। क्या रखा गया? योटा D1 इसका नामकरण रखा गया है। हाँ जी जी अफजल जी, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कल जो न्यूज़पेपर में खबर आई है वो सच है या कैसा मामला है उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। देखो, सरकार चाहे तो अभ्यर्थना भेजने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, है ना। सरकार चाहे तो समय की सीमा में करा सकती है, सरकार न चाहे तो फिर अभ्यर्थना भेजने के बावजूद भी लेट की जा सकती है। चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी भारतीय चुनाव आयोग करेगा। इसके उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो है वो करेंगे, और समापन समारोह की जो अध्यक्षता है वो अतिरिक्त चुनाव आयुक्त जो अनूप चंद्र पांडे हैं वो करेंगे, और द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति और जगदीप धनखड़ जी हमारे क्या है उपराष्ट्रपति महोदय हैं। सारे सवालों के जवाब मैंने एक साथ दे दिए हैं। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, 10 नवंबर को इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? किया जा चुका है। 10 नवंबर को राजस्थान में इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन हुआ। इंडिया स्टोन मार्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया, और राजस्थान जो है वो स्टोन मार्ट का एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है मेरे दोस्तों, और बहुत बड़े हब के रूप में उभर रहा है। JECC जो है यहाँ सीतापुरा जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। तो 10 नवंबर से इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसका आयोजन किया गया। कोटा में नहीं किया गया, भीलवाड़ा में नहीं, धौलपुर में नहीं किया गया। तो इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन जयपुर में किया गया। राजस्थान डीजी फेस्ट के अंतर्गत 11 से 12 नवंबर 2022 को IIT जॉब फेयर का आयोजन कहां किया जाएगा? तो राजस्थान में IIT जॉब फेयर का आयोजन कौन से शहर में आयोजित होने वाले डीजी फेस्ट के अंतर्गत हो रहा है? ठीक है, हाँ जी जरा बताइए। राजस्थान डीजी फेस्ट ... कौन से शहर के अंतर्गत आयोजित हो रहा है, जिसके अंतर्गत 11 से 12 नवंबर 2022 को IIT जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है? हाँ जी, तो यहां पर सही जवाब क्या है कि इसका सही जवाब है मेरे दोस्तों यहां से जोधपुर। जोधपुर के अंदर आयोजित होने वाला डीजी फेस्ट है। यहां पर क्या किया जा रहा है? ए सही जवाब नहीं है, अलवर, अजमेर सही जवाब नहीं है, झुंझुनू नहीं है, और जोधपुर इसका राइट आंसर है। जोधपुर में डीजी फेस्ट आयोजित हो रहा है, और उसी के अंतर्गत जो है IIT जॉब फेयर का आयोजन हो रहा है। झुंझुनू से हमारे उपराष्ट्रपति जी आते हैं, अजमेर से हमारे वर्तमान के वन एवं पर्यावरण मंत्री आते हैं, अलवर जिले से राजस्थान के 2 मंत्री आते हैं, उद्योग विभाग की मंत्री शकुंतला रावत, और इसके अलावा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय की मंत्री जो है वो हमारी कहां से आते हैं? वो दोनों के दोनों मंत्री यहीं से आते हैं। ठीक है, हाँ जी। वनपाल में कब तक का करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं? लगभग ये मानकर चलिए मई जून तक का करंट अफेयर्स भी वहां पूछा जा रहा है, और उसके बाद का भी करंट अफेयर्स आ रहा है। अप्रैल, मई, जून, मार्च तक का करंट अफेयर्स जो है वो भी पूछ लिया गया है। तो आप लगभग ये मानकर चलिए कि आप लोग जो है वो लंबे समय तक का करंट अफेयर्स पढ़ोगे तब आपका काम वहां पर चलेगा। हाँ जी, सितंबर अक्टूबर का कोई जरूरत नहीं आप लोगों को। सितंबर अक्टूबर से पहले का करंट अफेयर्स अगस्त तक का पढ़ लीजिएगा, लेकिन अब तो आज तो एग्जाम ही है।
चलिए इसके बाद में अगला सवाल है, 4 नवंबर को निम्न में से किस जिले के स्थापना दिवस के अवसर पर वागड़ महोत्सव का आयोजन आगाज किया जाएगा? 4 नवंबर को निम्न में से किस जिले के स्थापना दिवस के अवसर पर वागड़ महोत्सव, तो आपको बताया था कि वागड़ महोत्सव का आयोजन जो है वो डूंगरपुर के सांगवाड़ा तहसील में किया गया है। डूंगरपुर के सांगवाड़ा जो तहसील है वहां पर इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया था। हाँ जी, हाँ चलिए अगली बातचीत करते हैं। यूनेस्को तथा राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा कालबेलिया संगीत और नृत्य उत्सव का आयोजन 4 से 5 नवंबर को किया जाएगा। अब देखिए कल की परीक्षा में एक सवाल आया था जिसमें यूनेस्को, उसका सही जवाब था, वो कॉमन सेंस का सवाल था, रटने वाला सवाल नहीं था। देखिए राजस्थान पर्यटन विभाग के साथ मिलकर जो उसमें संस्था दे रखी थी 3 अन्य, एक उसमें दे रखा था IMF, एक उसमें दे रखा था यूनिसेफ, एक संस्था शायद कोई और दे रखी थी और एक यूनेस्को दे रखा। वो जो 3 संस्थाएं ऑप्शन में दे रखी थी उनका और राजस्थान पर्यटन विभाग के बीच में आज तक किसी भी प्रकार का कोई समझौता किसी काम को लेकर नहीं हुआ और ना इन दोनों ने मिलकर राजस्थान में किसी भी प्रकार का कोई आयोजन आज तक करवाया है। तो इसका मतलब उसका सटीक आंसर जो है वो बिना सोचे समझे आप लोग यूनेस्को कर सकते थे अगर आपने 4 ऑप्शन ढंग से पढ़े होते तो यूनेस्को और पर्यटन विभाग के द्वारा राजस्थान में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं मेरे दोस्तों। तो यूनेस्को और पर्यटन राजस्थान विभाग द्वारा कालबेलिया संगीत नृत्य उत्सव का आयोजन 4 से 5 नवंबर को जोधपुर में किया गया था। जयपुर जो जवाब दे रहे हैं उनका गलत है। इसके बाद में राजस्थान बाल साहित्य अकादमी द्वारा पंडित नेहरू बाल सप्ताह का आयोजन कब किया जाएगा और इस अकादमी के अध्यक्ष इकराम राजस्थानी को बनाया गया है। राजस्थान बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष इकराम राजस्थानी है और राजस्थान में 14 से लेकर के 20 नवंबर तक 14 से लेकर के 20 नवंबर तक राजस्थान में पंडित नेहरू बाल सप्ताह का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। इसके बाद में राजस्थान हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद की 21वीं बैठक का आयोजन वर्चुअल मोड में किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? जो संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद की 21वीं बैठक का आयोजन वर्चुअल मोड में किया गया, उसमें हमारे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने भाग लिया था? संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद में नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर या द्रौपदी मुर्मू। तो उसके अंदर देश के प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया होगा या फिर राष्ट्रपति ने हिस्सा लिया होगा, किसके द्वारा इसमें हिस्सा लिया गया था ये जरा बताइए। 21वीं बैठक का वर्चुअली मोड में यहाँ पर क्या किया गया, आयोजन किया गया था। संघाई सहयोग संगठन जो है SCO की बैठक हुई, उसमें किसके द्वारा? जी एस जयशंकर साहब, एकदम सही जवाब आपका, विदेश मंत्री है। हाल ही में DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्ट AD-1 मिसाइल के किस चरण का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया? तो आपको पता होगा उड़ीसा के जो चांदीपुर रेंज है वहां से इंटरसेप्ट AD-1 मिसाइल जो है, इस मिसाइल के चरण सेकंड का सफल परीक्षण किया और यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है मेरे दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल है, हाल ही में निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा मेगा फॉल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है उसके द्वारा किया गया है या नासा के द्वारा किया गया है या जाक्सा के द्वारा किया गया है? किसके द्वारा, अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा मेगा फाल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च किया गया है? तो इसरो के द्वारा नहीं किया गया, नासा के द्वारा, जाक्सा के द्वारा या स्पेसएक्स के द्वारा? ऐसी कौन सी कंपनी इनमें है? अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा मेगा फाल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च किया गया। तो इसका सही जवाब जो है वो आप एकदम सही दे पा रहे हैं मेरे दोस्तों, इसका सही आंसर है नासा के द्वारा ऐसा किया गया था। ये एलन मस्क की है, ये जापान की है, ये भारत की है और ये अमेरिका की है। बी ऑप्शन इसका राइट जवाब है। हाल ही में चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा की 182 सीटों पर चुनाव जो है वो कितने चरणों में करवाने का ऐलान किया है? तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए जरा। हाँ जी, कुछ डी, कुछ सी, कुछ डी, कुछ सी, देते रहे जवाब। हाँ जी, कितने चरणों में अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा की 182 सीटों पर चुनाव करवाने की अभी हाल ही में घोषणा की है, जरा बताइए। बोलो रे बोलो रे बोलो बोलो बोलो। इसका सही जवाब आपका क्या है कि भाई अभी हाल ही में 182 सीटों पर गुजरात विधानसभा के चुनाव जो है वो 2 चरणों में संपन्न होने वाले हैं। कितने चरणों में? 2 चरणों में गुजरात विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का लोकार्पण हाल ही में किसके द्वारा किया गया? निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी जी, द्रौपदी मुर्मू, अश्विनी वैष्णव।
तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली का लोकार्पण अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। यहां पर केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसकी शिकायत प्रबंधन प्रणाली का लोकार्पण हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। देखिए, देश का जो सरकारी तंत्र है उसमें जहां कहीं भी भ्रष्टाचार, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वो इसकी स्थापना की गई है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है इसके शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का उद्घाटन अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भारत की स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार राजस्थान का लेवल 2 रेटिंग में कौन सा स्थान इसमें रहा है? पांचवा, दूसरा, तीसरा, चौथा, राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान रहा है? राजस्थान के जहां जहां भी स्थान आ रहे हैं वो सब के सब सवाल यहां से पूछे जा रहे हैं जी। चलिए, हाँ जी, सुरेश एन पटेल जो है वो सीबीसी है, वर्तमान में सीबीसी के अध्यक्ष हैं, ये समझिएगा आप लोग, सुरेश एन पटेल। ये भी बात आपकी एकदम राइट है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो डाइस प्रणाली अभी हाल ही में जारी की गई है उसमें राजस्थान का इनमें से कौन सा स्थान है ये आपको बताना है। पांचवा है या फिर इसमें दूसरा है या तीसरा है या चौथा स्थान है? राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान है? ये अभी आपको 2-3 दिन पहले ही सारी जानकारियां पढ़ाई गई है। तो इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? कोई 5, कोई 7, कोई 10, कोई 8, कोई 9, कोई 10। ऐसे मन मर्जी से सवालों के जवाब नहीं दीजिए भैया, क्योंकि आपको सारी बातें जो है वो अभी हाल ही के दिनों में पढ़ाई गई है। और ऐसे मनमर्जी से सवालों के जवाब दोगे तो भाई साहब कैसे काम चलेगा आप लोगों का रे? हमको तो चिंता ये है आपकी कि आप लोग जो है ना वो अपनी मनमर्जी से ही क्या करते हो, जवाब देते हो। तो मनमर्जी से जवाब नहीं देना है, पहले इन पर मेहनत करनी है और मेहनत करने के बाद इन सवालों के जवाब देने हैं। हरिओम सर, हमको तो जवाब आता है लेकिन हम जवाब देते नहीं है ना, ऐसा भी कई लोग विचार सोचते हैं। चलिए, इसका सही जवाब आप लोग दे पा रहे हैं क्या? पांचवा स्थान सर, पांचवा स्थान बता रहा हूं सर। चलिए मित्रों, गुड मॉर्निंग। चलिए, इसका सही जवाब आपने बता दिया है। पांचवा इसका सही जवाब है एकीकृत जिला शिक्षा प्रणाली रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार राजस्थान का लेवल 2 रेटिंग के अंतर्गत जो है वो 5वां स्थान रहा है। जिनका भी चौथा जवाब है वो गलत है, तीसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत है, 5वां है। बेरोजगारी के मामले में हमारा दूसरा स्थान है, ये ध्यान रखना है। और राजस्थान जो है वो हस्तशिल्प नीति जारी करने वाला पूरे देश का तीसरा राज्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अभी हाल ही में कल एक सवाल आपसे पूछा गया था, उसमें उसका सही जवाब चौथा था। उसमें पूछा गया था आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित होने वाले जो कार्यक्रम है उसमें संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट जो है, उस संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर जो है वो कार्यक्रम अपलोड करने के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो उस स्थान में चौथा स्थान है। तो मैंने सारे बता दिए हैं, दूसरा कहां है, तीसरा कहां है, चौथा कहां है और 5वां कहां है। ये सब की सब बातें आपसे कर ली है मैंने। हस्तशिल्प नीति जारी करने वाला तीसरा है, इसके अलावा बेरोजगारी में हमारा दूसरा है, इसके अलावा महिला निधि जारी करने वाला राजस्थान दूसरा है, और संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर अमृत महोत्सव के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रम अपलोड करने के मामले में राजस्थान का चौथा स्थान है, और एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली में राजस्थान का जो है वो 5वां स्थान है। अगला सवाल है, इंदौर में आयोजित ऑल इंडिया आईपीएससी स्केटिंग प्रतियोगिता में रेणुका राठौड़ ने स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध राजस्थान के जोधपुर जिले से है, लेकिन अगर नागौर ऑप्शन में हो तो नागौर आपको सही करना है। तो यहां पर इसका सही जवाब क्या है? रेणुका राठौड़ जो है इनका स्केटिंग जो प्रतियोगिता है उससे संबंध है, और इंदौर में आयोजित प्रतियोगिता में अभी हाल ही में इन्होंने स्वर्ण पदक जो है वो क्या किया है? जीता है।
इसके बाद में जहरीली घरेलू शराब के व्यवसाय से जुड़े परिवारों के लिए नवजीवन योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस जिले में शुरू किया गया? तो राजस्थान के कौन सा जिला है जहां पर इस प्रकार की जहरीली घरेलू शराब के व्यवसाय से जुड़े हुए परिवारों के उनको वापस पुनर्वास करने के लिए जो है वो नवजीवन योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है? राजसमंद से, भीलवाड़ा से, कोटा से, अलवर से, कौन सा ऐसा जिला है? तो अलवर जिले से नवजीवन योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो क्या किए गए, शुरू किए गए हैं। अलवर इसका सही जवाब है। इसके बाद में राष्ट्र की किस ग्राम पंचायत, राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्थी विलेज जो है वो घोषित किया है? हेल्थी विलेज किस को घोषित किया? इस प्रकार के सवाल भी पूछे जा रहे हैं पेपर में। अभी अभी आपने देखा होगा कौन कौन से गांवों के नाम उसने पूछ लिए हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ राजस्थान की जो जवानपुरा पंचायत है जयपुर की, उसको राष्ट्रीय स्तर पर हेल्थी विलेज जो है वो अभी हाल ही में क्या किया गया, घोषित किया गया। तो जवानपुरा जयपुर जो है वो इसका सही जवाब है। चौंक जयपुर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा खेल स्टेडियम बन रहा है। बस्सी जयपुर में जो है वो एक तरीके से आप लोग कह सकते हो जैविक खेती का काम सबसे व्यापक स्तर पर हो रहा है, पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिल रहा है। और पालगांव जोधपुर में राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक खेल थे उन ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन यहां से किया गया था। 5 से 9 नवंबर तक कला महोत्सव का आयोजन राज्य में कहां पर किया जा रहा है? राजस्थान में अभी 5 से लेकर 9 नवंबर तक को कला महोत्सव का आयोजन जो है वो राजस्थान के जयपुर यानी राजधानी में आयोजित किया था। दुनिया भर के कलाकार जो है उन्होंने इसमें क्या किया था, भाग लिया था। तो इसका आयोजन कहां पर हुआ? जयपुर में अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में आयोजित हुआ। और अजमेर से हमारे प्राग अग्रवाल संबंधित है, गौरी माहेश्वरी है, भूपेंद्र यादव जी हैं, आरपीएससी का मुख्यालय है। और आपको मालूम है मेरे दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय भी यहीं पर है। चलिए अगले सवाल पर बात करें। हाल ही में भारत के किस शहर में 27वें यूरोपीय संघ फिल्म फेस्टिवल का आगाज हुआ है? जरा बताओ भाई, फिल्म फेस्टिवल का आगाज। वैसे राजस्थान करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, इनको मैं एक बार छोड़ रहा हूं जो बीच में इंडिया के सवाल आ रहे हैं, क्योंकि ये सब सवाल जो है वो आज की क्लास का हिस्सा नहीं बना रहे हैं हम, क्योंकि राजस्थान की क्लास जो है उसको हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। पानी में ये इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का पहला पानी में तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन अभी हाल ही में डल झील में किया गया, क्योंकि ऐसा सवाल पहले पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला सवाल है, शोधकर्ताओं की एपिस की नई मधुमक्खी जो है वो पश्चिमी घाट में खोजी है अभी हाल ही में। इसके बाद में है 15 नवंबर तक आयोजित होने वाले शिल्प समागम 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। ये राजस्थान का सवाल आ गया। अब देखो यहां पर है, राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में 19 नवंबर 2022 से निम्न में से शुरुआत की जाएगी। तो यहाँ मिशन बुनियाद है, पीएम श्री योजना है, चेस इन स्कूल है, शहरी ओलंपिक गेम है। 19 तारीख से राजस्थान के तमाम सरकारी स्कूलों में इनमें से कौन सी पहल की शुरुआत की जाएगी, ये जरा आप लोग बताइए। राजस्थान में इनमें से कौन सी पहल की शुरुआत की जाएगी 19 तारीख को? और जिसकी विधिवत शुरुआत है वो तो तमाम स्कूलों में 19 तारीख से की जाएगी, लेकिन 10 तारीख से बीकानेर से उसकी शुरुआत की जा चुकी है। तो इसका सही जवाब है चेस इन स्कूल कार्यक्रम है। बीडी कल्ला जी ने 10 तारीख को क्या कर दिया, बीकानेर से इसका उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन पूरे राज्य भर के में एक साथ ये 19 नवंबर से शुरू होगी। मिशन बुनियाद 5 तारीख को शुरू हुआ, पीएम श्री योजना भी 5 तारीख को शुरू हुई, 5 सितंबर 2022 को। शहरी ओलंपिक्स गेम्स का आयोजन 26 जनवरी से किया जाएगा। ये तमाम जानकारी इस सवाल के संदर्भ में मैंने आपके सामने रिपीट कर दी है, अब आपको ये याद हो गया होगा। हाँ जी, तो स्कूल राइजिंग कार्यक्रम जो है वो भी आपका 5 सितंबर 2022 से देश के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल पढ़िए, क्या है सर? यहां है, डेल्फी काउंसिल ऑफ राजस्थान में महारो राजस्थान कला महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो डेल्फी के द्वारा राजस्थान में महारो राजस्थान कार्यक्रम जो है इसका आयोजन भी मेरे दोस्तों कहां से किया गया था? तो इसका आयोजन भी जयपुर में किया गया था। यहां पर जयपुर के अंदर ही, जयपुर इसने ऑप्शन हटा दिया, दोनों जगह जोधपुर कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं। डेल्फी काउंसिल ऑफ राजस्थान में महारो राजस्थान कला महोत्सव का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया था? तो इस बात को याद रखिएगा, जयपुर में इसका आयोजन हुआ था। इसके बाद में राजस्थान की सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव 5 दिसंबर को होंगे। राज्य के वर्ष 2022 का यह कौन सा उपचुनाव है? यानी राजस्थान की सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव 5 दिसंबर को होंगे। राज्य के वर्ष 2022 में ये कौन से उपचुनाव हैं? तो इसका सही जवाब है, राजस्थान के अगर टोटल ओवरऑल उपचुनाव पूछे जाएं तो मेरे दोस्तों यह है कौन सा? चौथा उपचुनाव है। अगर 2022 का पूछा जाए तो 2022 का ये पहला ही उपचुनाव है। राजस्थान टोटल 8 विधानसभा क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर उपचुनाव हो चुके होंगे, ये भी आपको समझना है।
अगर 2022 नहीं लिखा आए तो आपको जवाब क्या देना है, 2022 नहीं लिखा हुआ आए तो इसका सही जवाब होगा चौथा, और अगर 2022 लिखा है तो ये पहला, लेकिन 2022 आएगा नहीं, अगर पेपर वाला पूछ रहा है तो इसका सही जवाब जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, 8वीं ऐसी विधानसभा सीट है जिस पर उपचुनाव हो रहे हैं इस बार। हाँ जी, करंट आएगा, सेकंड ग्रेड में भी राजस्थान करंट अफेयर्स ही आएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय का कुलपति हाल ही में किसे बनाया गया है? राजीव कुमार जैन जो है वो मेरे दोस्तों इनको बनाया गया है, किसका? राजस्थान विश्वविद्यालय का। और इसके अलावा KL श्रीवास्तव जो हैं इनको बनाया गया PC त्रिवेदी के स्थान पर जयेंद्रान व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का जो है वो चांसलर। और इसके अलावा प्रदीप कुमार प्रजापति जो है उनको कुलपति बनाया गया है, किसका? राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय उसके कुलपति बनाए गए हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखिए भाई, हाल ही में निर्मोही नाट्य सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? रमेश बोहरा, विश्वामित्र धादीच, आशीष पुरोहित, भगवंत अनमोल। तो यहाँ रमेश बोहरा जी को क्या किया गया है, या भगवंत अनमोल जी को, या आशीष पुरोहित जी को, या विश्वामित्र धादीच? तो देखिए रमेश बोहरा को अभी हाल ही में निर्मोही नाट्य सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। विश्वामित्र धादीच और आशीष पुरोहित है, इनको राजस्थानी साहित्य अकादमी के तहत एक को बाल पुरस्कार दिया गया और एक को युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक की मानसन न्यारा आंसू रचना है, एक की ओनाण नाम की रचना है। मुझे यह लगता है ये दोनों सवालों में से कोई एक सवाल सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा में छपेगा भैया, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में इनमें से सवाल छपेगा जरूर जरूर। हाँ जी, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। रमेश बोरा इसका सही जवाब है। भगवंत अनमोल को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार दिया गया था। तो ये सब बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें से मेरे दोस्तों विश्वामित्र धादीच जो हैं और आशीष पुरोहित हैं। विश्वामित्र धादीच का संबंध कोटा से है और आशीष पुरोहित का संबंध राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नौहर से है। चलिए अगली बातचीत हम लोग करें। हाँ, तो आशीष जो है वो तो युवा है और विश्वामित्र धादीच जो है वो बाल हैं, तो ये दोनों आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद में 12 फरवरी 2022 को राज्य के विकास में स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य में स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो स्वैच्छिक परिषद जो है इसका गठन राजस्थान में किया गया और इसके अध्यक्ष जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री को बनाया गया। इसमें सदस्य मुख्य सचिव को बनाया गया मेरे दोस्तों। तो सामान्य लोगों की भागीदारी से राजस्थान में क्या किया जाए, विकास को गति दी जाए, इसके लिए इसकी शुरुआत की गई है। अगला सवाल, प्रतियोगी परीक्षाओं के सुचारू रूप से आयोजन हेतु राजस्थान में किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? विजय कुमार व्यास, ML कुमावत, राम लुभाया, गुलाबचंद कटारिया। तो इसका सही जवाब है विजय कुमार व्यास समिति जो है उसका गठन किया गया था राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं के सही रूप से संचालित करने के लिए मेरे दोस्तों। इसके बाद में एक बात और ध्यान रखना है कि ML कुमावत इस समिति के सदस्य थे। राम लुभाया समिति राजस्थान में नए जिलों के गठन से संबंधित हैं। गुलाबचंद कटारिया राजस्थान में लोक लेखा समिति या जन लेखा समिति जो है उस राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति के वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष हैं। ये भी आपको पता रहे। अगला सवाल बहुत शानदार सवाल है, आपको सवाल देखने को मिलेंगे परीक्षाओं में। हाल ही में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव व्यय सीमा 28 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, ये भी जरा बताइए जरा। यहां पर है हाल ही में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव व्यय सीमा 28 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो जो 28 लाख थी उसको बढ़ाकर तो 40 लाख कर दी है। ये राजस्थान विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले जो हमारे जो विधायक हैं उन विधायकों की खर्चे की सीमा 28 लाख से 40 लाख कर दी है। और हमारे जो MP चुनाव लड़ेंगे उनकी सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दी है मेरे दोस्तों। यानी MP अगर चुनाव लड़ता है तो वो चुनाव प्रचार के दौरान खर्चा 70 लाख से 95 लाख कर देगा। अब यानी 70 लाख पहले था, वो 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। और अगर कोई विधायक चुनाव लड़ रहा है तो पहले 28 लाख की सीमा थी, अब वो सीमा 40 लाख की कर दी गई है। 17वीं लोकसभा में राजस्थान से महिला सदस्य इनमें से कितनी है? 17वीं लोकसभा में राजस्थान से महिला सदस्य कितनी है? तो 3 महिला सदस्य राजस्थान से हैं जो वर्तमान में लोकसभा में। 17वीं लोकसभा में राजस्थान से 3 महिला सदस्य हैं और वो तीनों महिला सदस्य आपको याद होनी चाहिए भैया। चलिए इसके बाद में बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा में महिला सदस्य कितनी है? तो वर्तमान में राज्यसभा में राजस्थान से कोई भी महिला सदस्य नहीं है। वर्तमान में राजस्थान से कोई भी महिला सदस्य जो है वो राज्यसभा में नहीं है, ये भी आपकी जानकारी में रहना चाहिए। कोई भी महिला सदस्य राज्यसभा में राजस्थान से वर्तमान में नहीं है।
103वें संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दिए गए 10% आरक्षण में हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की कितने सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया है? तो आप ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में राजस्थान जो है, इस राजस्थान से तो आपने बता दिया सही जवाब है, कोई भी महिला सदस्य नहीं है। और 25 महिला जो लोकसभा में, उनमें से 3 महिलाएं हैं, वो भी आपको याद होनी चाहिए। एकदम सही जवाब आ रहा है मिस पूना का कि भाई भरतपुर से रंजीता कोहली है, दौसा से जसकौर मीणा है, राजसमंद से दिया कुमारी है। ये 3 महिलाएं वर्तमान में लोकसभा में राजस्थान से है। तो ये 5 न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ थी मेरे दोस्तों। यूयू ललित की अध्यक्षता में ये संवैधानिक पीठ जो है उसने 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस को दिए गए 10% आरक्षण को 3-2 से फैसला सुनाया और इसमें उसको सही ठहराया गया। तो इसमें 7 जवाब नहीं है, 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ इसमें बनी थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा में ऐसा सवाल आया था। राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव जो है वो अभी हाल ही में कहां पर? छत्तीसगढ़ में आयोजित हो रहा है मेरे दोस्तों। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, हाल में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 का वितरण किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। 5वीं वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल कहां से आरंभ हुआ? तो चेन्नई से इसका ट्रायल आरंभ किया गया। मैं भारत के जो सवाल है उनको जल्दी जल्दी निकालूं, आपको राजस्थान वालों पर फोकस करना है। 6 से लेकर 18 नवंबर 2022 तक कोप 27 का आयोजन जो है वो मिस्र के शेर अल शेख जो जगह है वहां पर इसका आयोजन किया गया। इसके बाद में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष अभी हाल ही में मोहम्मद तैयब इकराम को बनाया गया नरेंद्र बत्रा के स्थान पर। रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया सौरव गांगुली के स्थान पर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 हाल ही में किसने जीती है? तो मुंबई में जीती है या हिमाचल ने जीती है, महाराष्ट्र ने या हरियाणा ने? मुंबई इसमें विजेता रहा है और हिमाचल इसमें उप विजेता रहा है। मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो इसमें। मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे और ये गुयाना के क्या है मेरे दोस्तों? राष्ट्रपति हैं। गुयाना के राष्ट्रपति हैं। क्वाड देशों का युद्धाभ्यास मालाबार के 26वें संस्करण का आयोजन 8 से 18 नवंबर तक कहां किया जा रहा है? तो ये क्वाड देशों के शिखर सम्मेलन जो है या युद्धाभ्यास जो है वो जापान में आयोजित हो रहा है। अब आगे राजस्थान पर, राजस्थान वालों पर हम रुकते हैं। हाँ जी, यहां पर है राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर के अवसर पर फ्रीडम फॉर अनटचेबिलिटी कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया? ये जरा बताइए। राजस्थान में अनटचेबिलिटी, हाँ जी, अनटचेबिलिटी जो कार्यक्रम है वो कहां पर किया जाएगा? किया गया 9 नवंबर को विधि दिवस के अवसर पर, विधिक सेवा दिवस के अवसर पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जो संरक्षक है वो कौन है? पंकज मिथिल साहब हैं, ये आपको याद रखना है। हाँ जी, यहां पर सही जवाब जयपुर है मेरे दोस्तों। जयपुर में अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा दिवस के अवसर पर फ्रीडम फॉर अनटचेबिलिटी कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में किया गया है, यह ध्यान रखना है। और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पंकज मिथिल साहब जो है वो इसमें शामिल होने पहुंचे थे। इसके बाद में अगला सवाल है, निम्न में से असत्य कथन आपको बताना है। राज्य सरकार ने मनरेगा और लोक जम्बूस कर्मियों के मानदेय में 5% की वृद्धि की है, ये सही है। अभी हाल ही में इस वर्ष वागड़ महोत्सव का आयोजन बांसवाड़ा जिले के सांगवाड़ा में किया गया। समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा के अनुसार देवउठनी एकादशी पर राजस्थान में एक भी बाल विवाह नहीं हुआ। मुख्यमंत्री से शहरी परियोजनाओं के लिए 227.77 करोड़ रुपए की राशि अभी हाल ही में अमृत योजना 2.0 के तहत घोषित की है। तो इसका सही जवाब क्या है मेरे दोस्तों? हाँ जी, इसका सही जवाब है इस वर्ष बागड़ महोत्सव का आयोजन बांसवाड़ा के नहीं डूंगरपुर के सांगवाड़ा में किया गया था। तो इसका बी जवाब जो है वो गलत है। यहां पर डूंगरपुर के सांगवाड़ा में है, बांसवाड़ा के नहीं है। बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में जो है वो प्रधानमंत्री जी आए थे, तो धोली धूप कार्यक्रम का आयोजन जो है वो बांसवाड़ा में किया गया था। लेकिन ये जो कार्यक्रम है वागड़ महोत्सव, ये सांगवाड़ा तहसील डूंगरपुर में किया गया था। चलिए, हाँ, इसमें मानदेय जो है वो 5% बढ़ाए जाने की भी घोषणा कर दी है। इसके बाद में है पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान व जिला प्रशासन द्वारा 7 से 9 नवंबर तक चंद्रभागा मेला 2022 कहां आयोजन किया जा रहा है? तो पर्यटन विभाग और कौन सा ऐसा जिला है जिसके जिला प्रशासन के द्वारा अभी हाल ही में चंद्रभागा मेले का आयोजन किया गया था? और ये झादरा पाटन झालावाड़ में किया गया था मेरे दोस्तों। कहां पर? झालावाड़ में किया गया था। ठीक है, हाँ जी, तो बताइए, ये 7 से 9 नवंबर तक चंद्रभागा मेला 2022 का आयोजन किया जा रहा है। तो जिला प्रशासन
झालावाड़ के द्वारा झाझरा पाटन में चंद्रभागा मेला 2022 में आयोजित हो रहा है। नगर विकास न्यास कोटा ने गोबर गैस से बनने वाली बायोगैस बेचने के लिए किस के साथ समझौता किया है? अभी देखिए मेरे दोस्तों, कब गोवर्धन बायोगैस के बारे में भी सवाल आया था कल, आपने अगर देखा हो तो HCL कंपनी के द्वारा, HPCL कंपनी के द्वारा कहां पर गोबर गैस का संयंत्र लगाया गया, इस प्रकार का भी सवाल। देखिए पुराना करंट अफेयर्स जिन्होंने पढ़ा है नहीं है उनका दोष नहीं, और जिन्होंने पढ़ा है उनको सब याद है, क्योंकि ये सब जानकारियां डेली रूटीन की जो क्लास होती है उनमें इन सब सवालों पर चर्चा हुई है। तो यहां पर है नगर न्यास कोटा और गोबर गैस बनने वाली बायोगैस बेचने के लिए किसके साथ समझौता किया है अभी हाल ही में? तो राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड, और इसके अलावा मेरे दोस्तों जो आपकी HPCL कंपनी है उसके साथ में अभी समझौता किया। कोल इंडिया के साथ नहीं किया। कोल इंडिया ध्यान रखना एक महारथन कंपनी का दर्जा प्राप्त है, और राजस्थान के बीकानेर के पुंगल क्षेत्र में अभी हाल ही में ये जो है वो 2000 मेगावाट का यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो स्थापित किया जा रहा है। चलिए इसके बाद में अगले सवाल पर बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 राजस्थान के किन लोगों को दिया गया? तो राजस्थान की पुनीता ए शर्मा, राम प्रसाद मीणा और इंदु लक्ष्मी सांकला जो है ये नर्स और ANM है जिनको यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब जो है पुनीता ए शर्मा, राम प्रसाद मीणा, इंदु लक्ष्मी सांकला, ये इसका सही जवाब है। उपरोक्त सभी तीनों को ही इसमें राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। 10 जून 2022 को संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में कौन राजस्थान से राज्यसभा सदस्य नहीं चुना गया? तो जून 2022 को संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में राजस्थान से सरदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी और केशु वेणुगोपाल जो है, इनमें से केसी वेणुगोपाल को राजस्थान से नहीं चुना गया, ये आपको समझना है। ठीक है, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी वो राजस्थान से क्या किए गए थे, चुने गए थे। इसके बाद में अगला सवाल है, राजस्थान विधानसभा की राजकीय उपक्रम समिति के सभापति कौन है, ये बताइए। देखिए गुलाबचंद कटारिया राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, हाँ जी। अरे ये सवाल नहीं पूछे गए हैं, ये तो आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है सर जी, कितने क्वेश्चन और रह गए? सवाल जो हैं वो 130 के आसपास सवाल हैं, अभी सवाल हम 66 पर पहुंचे हैं। आप अंदाजा लगा लीजिएगा कितने सवाल हो रहे हैं। राजस्थान विधानसभा की राजकीय उपक्रम समिति के सभापति कौन है इनमें से? तो जन लेखा समिति के गुलाबचंद कटारिया हैं, राजेंद्र पारिक जो है और दयाराम परमार जो है वो प्रक्रम समिति जो है उसकी कै और ख, प्राकलन समिति कै और प्राकलन समिति ख जो है उसके क्रम से राजेंद्र पारिक और दयाराम परमार है। गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो राजकीय उपक्रम समिति जो है उसके सभापति हैं मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना। हाँ, केसी वेणुगोपाल जो है राजस्थान से राज्यसभा सदस्य जरूर हैं, लेकिन जून 2022 में हुए जो चुनाव है उनमें केसी वेणुगोपाल ने जीत दर्ज नहीं की थी, उनके स्थान पर घनश्याम तिवारी ने जीत दर्ज की थी। अगला सवाल, 15वीं विधानसभा में SC समुदाय से महिला विधायकों की संख्या बताइए जरा क्या है। मेरे दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान विधानसभा में जो है वो SC और ST समुदाय का आरक्षण कितनी सीटों पर है, तो ध्यान रखना 34 सीटें SC समुदाय के लिए आरक्षित है राजस्थान विधानसभा में, और 25 सीटें जो है वो ST समुदाय के लिए राजस्थान विधानसभा में क्या है मेरे दोस्तों, यहां पर। ठीक है, ये 25 सीटें आरक्षित है, यानी ये आरक्षण है, और ये आरक्षण 80 वर्ष तक रहने वाला है। आपको यह भी मालूम होगा 102वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 334 में जो अवधि उल्लेखित थी 70 वर्ष, उसको बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, 80 वर्ष कर दी गई है। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है 15वीं विधानसभा में SC समुदाय से महिला विधायकों की संख्या कितनी है। 15वीं विधानसभा में SC से कितनी महिला विधायक चुन कर आई है, तो 8 महिला चुन कर आई है, ये ध्यान रखना। और याद रखना ST की कितनी महिलाएं आई है, तो ST की 3 महिला जीत कर आई है। दोबारा बता रहा हूं, 15वीं विधानसभा में SC समुदाय से जितनी सीट आरक्षित है उन सभी सीटों में से 8 महिला जीत कर आई है, और जो ST समुदाय है उनकी 25 सीटें आरक्षित है, उनमें से 3 महिला सदस्य जीत कर आई है। टोटल जो सीटें हैं राजस्थान विधानसभा में SC के लिए 34 आरक्षित है और ST के लिए 25 आरक्षित है। मेरे हिसाब से आपको मेरे बताई गई बात आपके भेजे में बैठ गई होगी कि सवाल है कि 15वीं विधानसभा में SC समुदाय से कितनी महिला विधायक चुनकर आई है, तो जितनी टोटल सीट आरक्षित है उनकी 34, उन 34 में से 8 महिला जीत कर आई है, और इनकी जो 25 सीटें आरक्षित है उनमें से 3 महिला जीत कर आई है। ठीक है, ये जरा आपको ध्यान रखना है। मैंने बहुत अच्छे से क्लियर आपको समझाया है, अब भी अगर समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत है भैया। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष कौन है? ये सवाल कल आया है, सेम सवाल नहीं आया लेकिन इसी से रिलेटेड सवाल पूछा गया है।
क्या है, मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद जो है, इसके बारे में ये सवाल आया था कि इस मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के जो उपाध्यक्ष अरविंद मायाराम जी है, उनके कार्यकाल को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया, ये सवाल आया था। तो उनका कार्यकाल दिसंबर 2023 तक जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा बढ़ा दिया गया है। और अरविंद मायाराम जो है वो मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष इसके खुद मुख्यमंत्री जी हैं। तो ये सवाल लो। पंकज मिथिल साहब राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश हैं। राजीव कुमार जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और अरविंद पनगड़िया जो है वो आपको पता होगा नीति आयोग जो है वो मेरे दोस्तों क्या है, नीति आयोग के अध्यक्ष के पद पर जो है वो उपाध्यक्ष के पद पर काम कर चुके हैं। उसके बाद में राजीव कुमार भी काम कर चुके हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में ये हैं। तो ये सवाल कल आया था। इसके बाद में अगला सवाल है, निम्न में से मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद के सदस्य इनमें से कौन से हैं? मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद के सदस्य इनमें से कौन से हैं, जरा बताओ। मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद में इनमें से कौन से सदस्य हैं? जितेंद्र सिंह, बाबूलाल नागर, राजकुमार शर्मा, संयम लोढ़ा, दानिश अबरार और रामकेश मीणा, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी जो लोग हैं वो क्या है मेरे दोस्तों, मुख्यमंत्री सलाहकार समिति के सदस्य हैं। निम्न में से मुख्यमंत्री सलाहकार समिति के सदस्य कौन हैं? तो मुख्यमंत्री सलाहकार समिति के सदस्य जितेंद्र सिंह, बाबूलाल नागर, राजकुमार शर्मा, संयम लोढ़ा, दानिश अबरार और रामकेश मीणा जो है वो इसके क्या हैं, ये सब आपको समझ लेने हैं। सभी राजस्थान के मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। ठीक है मां जी, कौन से का क्या आंसर था उसका आपको बता दिया। दिसंबर 2023 तक अरविंद मायाराम जी का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया। हालांकि कार्यकाल समाप्त होने वाला था तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उपाध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया। आपसे अरविंद मायाराम का नाम नहीं देकर पूछा गया था कि मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है, ये सवाल आया था। तो यहां पर इसका सही जवाब उपरोक्त सभी है। चलिए आगे है, पुष्कर मेले का समापन के बाद अब बूंदी महोत्सव का आगाज हो चुका है। ये कब से कब तक आयोजन हो रहा है? तो 11 से लेकर के 13 नवंबर तक राजस्थान के बूंदी में बूंदी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। रानी जी की बावड़ी पर सवाल कल आया है और मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था, नाथावती के द्वारा जो है वो राजस्थान के बूंदी जिले में रानी जी की बावड़ी का निर्माण किया गया है। आज तक 50 से अधिक बार तो ये सवाल आ चुका होगा मेरे दोस्तों, यानी राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में यह सवाल इतनी बार तो आ चुका ही होगा। बूंदी की जो रानी जी की बावड़ी है इस पर कल भी सवाल आया है। नाथावती के द्वारा इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। तो 11 से 13 नवंबर तक बूंदी महोत्सव का आयोजन हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चलो वोटर बने मिलकर कल कदम से कदम बढ़ाएं वॉकथॉन का आयोजन अभी हाल ही में राजस्थान के जयपुर में किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय के सामने इसका आयोजन जेएलएन मार्ग पर किया गया। तो यहाँ है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चलो वोटर बने मिलकर कल कदम से कदम बढ़े, ऐसा वॉकथॉन का आयोजन जो है वो छोटी दौड़ का आयोजन यहाँ पर किया गया और राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन हुआ। पणजी गोवा में आयोजित एनटीपीसी राष्ट्रीय जूनियर जो है वो तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रिया गुर्जर और यशवंत सिंह की कंपाउंड मिक्स्ड टीम ने सिल्वर पदक जीता है मेरे दोस्तों। तो सही जवाब क्या है? हाँ जी, कल वाले पेपर में नाथावती वाला आ गया। ठीक है, यहां पर है, पणजी गोवा में आयोजित एनटीपीसी राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रिया गुर्जर और यशवंत सिंह की कंपाउंड मिक्स्ड टीम ने सिल्वर पदक अभी हाल ही में क्या किया है, जीता है। इसके बाद में अगला सवाल है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में लाइमस्टोन के भंडारों की खोज की गई है? तो राजस्थान में नागौर, पाली और जैसलमेर के अंतर्गत अभी हाल ही में क्या किया गया है मेरे दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में लाइमस्टोन के भंडारों की खोज की गई है? तो राजस्थान के किस जिले में लाइमस्टोन के भंडारों की खोज की गई है? नागौर में, पाली में, जैसलमेर में, इन सभी जगह जो है वो इसकी क्या की गई है, खोज की गई है। राजस्थान के किस जिले में लाइमस्टोन के भंडारों की खोज की गई है? तो नागौर में, पाली में, जैसलमेर में इसकी खोज की गई है अभी हाल ही में। पशु पक्षियों के लिए राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल किस जिले में बन रहा है? तो राजस्थान में पशु पक्षियों के लिए सबसे बड़ा अस्पताल जो है वो राजस्थान के कोटा जिले में नहीं बन रहा है, 12 जिले में बन रहा है मेरे दोस्तों। यहां पर है, पशु पक्षियों के लिए राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल कहां बनाया जा रहा है? कोटा में सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है। हाँ जी, चलिए कोटा में नहीं, सॉरी 12 जिले में राजस्थान में पशु पक्षियों के लिए राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल जो है वो 12 जिले में बनाया जा रहा है। इसके बाद में 8 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री शिक्षक प्रहरी आवासीय योजना का शुभारंभ शांति धारीवाल ने जयपुर से किया है। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा इसका निर्माण किया गया
और कल राजस्थान आवासन मंडल को बिल्डिंग मटेरियल के क्षेत्र में या बिल्डिंग निर्माण के मामले में जो पुरस्कार दिया गया है उस पर भी सवाल आया कि राजस्थान की ऐसी कौन सी संस्था है जिसको IBC पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो IBC में जो बी है उसका मतलब ही बिल्डिंग है, तो यहां पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो अवार्ड है वो राजस्थान आवासन मंडल को मिला है और वही है इसने शिक्षक प्रहरी योजना की शुरुआत जो है वो जयपुर से की है। 6 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षा योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना में रक्षक को कितनी सहायता मिलती है, तो देखिए किसी की जीवन बचाने वाला दुर्घटना में कोई ग्रस्त व्यक्ति हो गया है, उसकी जान बचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए की राशि दी जाती है सरकार के द्वारा। उसके अलावा मेरे दोस्तों चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है और चिरंजीवी योजना के तहत जो है वो 10 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। और अभी हाल ही में इसमें रजिस्टर्ड जो महिलाएं हैं मेरे दोस्तों, उन रजिस्टर्ड महिलाओं को इंटरनेट 3 साल की इंटरनेट सेवा के साथ क्या किया जाएगा, मोबाइल फ्री वितरित किया जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल जरा देखिएगा। हाँ जी, अगला सवाल है 7 सितंबर 2022 को राजीव गांधी जल संचयन अभियान 2.0 की शुरुआत करने का आदेश जारी किया गया। मूलतः यह अभियान कब शुरू हुआ था, तो राजस्थान में जो राजीव गांधी जल संचयन अभियान 2.0 है इसकी शुरुआत 20 अगस्त 2019 को की गई थी मेरे दोस्तों। राजस्थान सरकार ने 20 अगस्त 2019 को राजीव गांधी जल संचयन अभियान शुरू किया। 20 अगस्त 2020 को राजस्थान में यहां पर क्या शुरू किया गया था, तो ये ध्यान रखना कि इसी दिन जो है वो इंदिरा रसोई योजना शुरू हुई। 20 अगस्त 2021 को राजीव 2021 नाम से एक ऑनलाइन डिजिटल कार्यक्रम शुरू किया गया। 20 अगस्त 2022 से राजस्थान के जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की शुरुआत की गई। तो ये 20 अगस्त के बारे में सारी बात हो चुकी है। मिशन बुनियाद की शुरुआत 5 सितंबर 2022 को की गई। इसका संबंध किस विभाग से है ये बताइए। राजस्थान के 6 जिलों में इसे शुरू किया गया था, उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, सीकर, धौलपुर और करौली। ये ध्यान रखो। देखो पश्चिमी राजस्थान से जो पूर्वी राजस्थान है वहां से धौलपुर और करौली से शुरू किया गया, मेवाड़ से उदयपुर और भीलवाड़ा क्षेत्र से, और इसके अलावा गोडवाड़ क्षेत्र में सिरोही से और शेखावाटी से सीकर जिले को लेकर के जो है वो 6 जिलों में मिशन बुनियाद की शुरुआत की। हालांकि इसकी शुरुआत जयपुर से की गई थी मेरे दोस्तों। शिक्षा से जुड़ा हुआ यह कार्यक्रम है। डिजिटल स्कूलों का डिजिटलीकरण करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में असत्य कथन आपको बताना है। इसका आरंभ 9 सितंबर 2022 को जयपुर से खानिया की बावड़ी से किया गया। मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, यह बात सही है। शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को 125 दिवस का रोजगार इसमें दिया जाएगा। इसमें 800 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। इसमें 18 से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्यों को पात्र माना जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना है, शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को सिर्फ 100 दिवस का रोजगार प्रदान किया जाएगा, 125 दिवस का रोजगार इसमें नहीं शामिल है। इसमें 100 दिवस का रोजगार दिया जाएगा, ध्यान रखना है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, ये राजस्थान नगर पालिका से जुड़े हुए सवाल यहाँ पर क्यों डाल दिए भाई? ये सवाल इन बच्चों के सिलेबस में नहीं थे तो इनको क्यों डाला गया यहाँ पर? ये 2 मिनट रुकिए मेरे दोस्तों। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के जो सवाल है ये आपके कौन सी परीक्षा से रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये तो EORO की जो क्लास है उससे जुड़ा हुआ है। ये अभी हाल ही में जो वनपाल भर्ती परीक्षा में सवाल पूछा गया, राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बी कवरेज करने वाला गांव जो है वो कौन सा है, तो यहाँ पर नरसाना गांव जो है वो 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज करने वाला गांव नरसाना गांव जो है वो आपको ध्यान रखना है। जालोर के अंदर जो है वो ये वाला है, ठीक है। हाँ जी, चलिए इसके बाद में है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 RF का अभी हाल ही में 10वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया था। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का 10वां संस्करण जो है वो जयपुर में आयोजित किया गया था, ठीक है। हाँ जी, पूछो तो जाने, पूछो तो सही सर, जरूर पूछेंगे। EORO की भी क्लासें जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आएगी EORO के नगर पालिका अधिनियम के भी सवाल आपको कराए जाएंगे ऑनलाइन। तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 जो है इसका 10वां संस्करण जो मेरे दोस्तों अभी हाल ही में जयपुर में आयोजित हुआ। डॉक्टर सुधीर कुमार भंडारी को अभी हाल ही में राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति किसको बनाया गया, तो डॉक्टर सुधीर भंडारी को बनाया गया मेरे दोस्तों। इसके बाद में फरवरी 2022 में ये देखिए, जनवरी से लेकर के और लगभग ये मानकर चलिए आपसे सितंबर तक का करंट अफेयर्स को पूछेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष जो है वो रेहाना रियाज चिश्ती को बनाया गया और ये राजस्थान के जो है ना वो चूरू जिले से संबंध रखती है। और चूरू जिले में आपको पता है एक ऐतिहासिक जो है वो गुरुकुल स्थापित है सुभाष जी के नेतृत्व में।
राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन अभी हाल ही में, ये सवाल 2 परीक्षा में आया है ना, 2 परीक्षा में आया। एक में ओम बिरला के स्थान पर वसुंधरा राजे डाल दिया, बस ऑप्शन बाकी चेंज नहीं किए, है ना। कल जो सवाल पूछा गया उसमें ओम बिरला जी के स्थान पर क्या डाल दिया, वसुंधरा राजे सिंधिया डाल दिया। एसएस शिंदे इसका राइट आंसर है। और राजस्थान में एसएस शिंदे इससे पहले 39 में राजस्थान के क्या थे मेरे दोस्तों, उच्च न्यायालय के 39 में मुख्य न्यायाधीश से, 40 में पंकज मिथिल साहब हैं। और कल यह भी पूछा गया कि राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अभी पिछले दिनों कौन रहे थे, तो एमएम श्रीवास्तव जो है वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे थे। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में जो है वो आपसे पूछा गया कि 2022 में प्रकाशित हुआ, राजस्थान को इसमें 12वीं रैंक प्राप्त हुई थी मेरे दोस्तों। नीति आयोग द्वारा जो नवाचार सूचकांक जारी किया गया, उस नवाचार सूचकांक में राजस्थान को 12वीं रैंक मिली थी। अगर आप विभिन्न सूचकांकों को देखोगे तो उनमें आपको ये जरूर मिल जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल है, लोकेंद्र सिंह व जयदीप सिंह राठौड़ राजस्थान के प्रतिनिधित्व करते हैं, तो बास्केटबॉल में राजस्थान का प्रतिनिधित्व इन्होंने लोकेंद्र सिंह और जयदीप सिंह ने किया था। इसके बाद में स्वास्थ्य बेटी अभियान जनवरी 2022 में राजस्थान के अलवर जिले से शुरू किया गया था। हमारी उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जी जो है वो इसमें सवाल पूछा गया। धर्मपाल जी, ये सब सवाल वहां भी पूछे जाएंगे, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। यानी अलवर जिले से, बानसूर विधानसभा क्षेत्र इनका है, तो अलवर जिले से जो है वो इन्होंने स्वस्थ बेटी अभियान जो है वो चलाया था अलवर जिले से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध किया। यह किस जिले में स्थित है, तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में यह जो है वो मानगढ़ धाम स्थित है, ये आपको पता ही चल गया होगा। और अभी हाल ही में धौली धूप कार्यक्रम के अंतर्गत जो है वो राजस्थान आए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, और डॉक्टर सरोज मीणा अलवर की राष्ट्रीय सेवा सम्मान उनको दिया गया। ये सब आगामी भर्ती परीक्षाओं में आपको 100% सवाल क्लास से मिलेंगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, अगर आपने रोजाना क्लास ली और नोट्स बनाए हैं तो। निम्न में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है, तो देखिए आच्छादन है, शुरुआत नहीं है, जीवामृत है, बीजामृत है। देखिए भैया, ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है वो बहुत बड़ा नया कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट हमने इजराइल जैसे देशों से क्या किया है, ग्रहण किया है। तो आच्छादन, जीवामृत, बीजामृत है, और यहाँ एक शुरुआत की जगह नमी है मेरे दोस्तों। नमी जो है वो 4 पिलर कौन से हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के 4 जो पिलर हैं उनमें आच्छादन है, जीवामृत है, बीजामृत है और नमी है मेरे दोस्तों। यहाँ पर शुरुआत गलत है, शुरुआत नहीं होगा। स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ द्वारा जो संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में किस जिले को घर आधारित नवजात देखभाल के लिए सम्मानित अभी हाल ही में किया गया, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला था, सीकर जिला था, जिसमें घर आधारित नवजात देखभाल के लिए यूनिसेफ और स्वास्थ्य विभाग राजस्थान की ओर से उनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। इसमें है, राज्य में उद्यमिता की भावना जागृत करने हेतु सरकार को 19 से 20 अगस्त को राजस्थान डिजी फेस्ट 2022, तो मैंने कहा था अगस्त 2022 में जो है वो डिजी फेस्ट का आयोजन कहां पर किया गया था, ये आयोजन किया गया था कहां पर मेरे दोस्तों, डिजी फेस्ट जयपुर में आयोजित हुआ, और अभी जो डिजी फेस्ट आयोजित हो रहा है वो जोधपुर में आयोजित हो रहा है। राजस्थान के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन जो है वो एसएस शिंदे के द्वारा किया गया, ये सवाल बता दिया है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 10 की परिधि के में स्थित 110 परिवार वाले जो गांव हैं, उनमें से कौन सा गांव है जिसको पार्क की सीमा में क्या कर दिया जाएगा, से स्थानांतरित किया जाएगा, ऐसा कौन सा सवाई माधोपुर का गांव है, तो भेरूपुरा गांव है। और अभी हाल ही में आपको पता होगा रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है, यहाँ भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जो है वो अभी यहाँ आकर गए हैं। 10 जोन बने हुए हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंतर्गत, और अभी हाल ही में करोड़ों रुपए की राशि जो है वो अनिल अग्रवाल फाउंडेशन, जो कि अनिल अग्रवाल जी हैं, सीकर जिले के रिंगस से आते हैं, उन्होंने रणथंभौर टाइगर रिजर्व को प्रदान किया है। तो इसका सही जवाब जो है वो भेरूपुरा गांव है। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी जो है वो वर्ष 2021 की है, परीक्षा की दृष्टि से दोबारा सवाल आएगा। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी जो है वो वर्ष 2021 की है। इसके बाद में राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र है, तो राजस्थान के अलवर जिले में जो है वो संक्रामक रोगों का एक सेंटर बनाया गया, और जोधपुर जिले में राजस्थान में जो है वो असंचारी रोगों का सेंटर जो है वो बनाया गया है। इसके बाद में अगला सवाल है, राजस्थान में कृषक को ई कूपन प्राप्त होगा, यानी राजस्थान कृषक योजना जो है, कृषक मित्र सहायता योजना है, उसके अंतर्गत राजस्थान के किसान को ई कूपन प्रदान किया जाएगा। कितनी राशि का ई कूपन प्रदान किया जाएगा, तो राजस्थान के किसानों को कृषक साथी योजना के तहत 10,000 रुपए या इससे अधिक के ई कूपन जो है वो प्रदान किए जाएंगे।
इसके बाद में स्माइल कार्यक्रम का संबंध शिक्षा क्षेत्र जो है जो कोविड-19 में शुरू किया गया अभियान है और राजस्थान का अब तक का सबसे बड़ा ऑनलाइन कार्यक्रम यह है। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत जयपुर से निम्नलिखित में से किस उत्पाद को चिन्हित किया गया है? तो राजस्थान के जयपुर की बिलीफ पोट्री और मकराना का मार्बल जो है वो एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत क्या किया गया मेरे दोस्तों, शामिल किया गया है। ये भी आपको समझ लेना है। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत जो जयपुर की ब्लू पोट्री है और मकराना का जो मार्बल है उसको शामिल किया गया। हालांकि राजस्थान से 5-6 ऐसी चीजें हैं जिनको शामिल करने के लिए वहां पर भेजा गया था। इसके बाद में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजनाओं के लिए जिका यानी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी जो है इसके साथ राजस्थान सरकार ने क्या किया है, समझौता कर रखा और बड़ी योजनाएं जो वानिकी क्षेत्र की है वो जिका के द्वारा राजस्थान में संचालित है। इसके बाद में है रणखार रिजर्व स्थित है। अरे भाई ये रिजर्व के संदर्भ में ना 2-2, 3-3 सवाल पूछ रहा है ये पेपर सेटर जो है। ये वाला सवाल जो है रणखार वाला यहां भी आया है, फर्स्ट ग्रेड में भी आया है, ठीक है। और इसके अलावा मेरे दोस्तों यहां ध्यान रखना कल वाली जो दोनों पारियां हैं उनमें भी ये कंजर्वेशन रिजर्व से संबंधित दोनों पारियों में सवाल पूछे गए। तो ये सारे कंजर्वेशन रिजर्व आप लोग याद कर लीजिएगा, आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो रणखार रिजर्व कहां पर है मेरे दोस्तों? ये रणखार जो है वो जालोर जिले में आता है, जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन राजस्थान के झालावाड़ जिले से किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से सम्मानित किया गया। ये राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है? तो मारवाड़ रत्न से सम्मानित रूमा देवी और नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो जो है इनको अभी हाल ही में जो है वो सम्मानित किया गया और ये राजस्थान के बाड़मेर जिले से संबंध रखती है। इसके बाद में राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत जो है वो 1 मई 2021 से की गई थी मेरे दोस्तों। 1 मई 2021 से इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। इसके बाद में सवाल है डिजिटल बाल मेला एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में 2022 से प्रदेश भर के अभियान में बाल सरपंच की शुरुआत की गई। तो ध्यान रखना है 2 अक्टूबर से 2022 से राजस्थान में मैं भी सरपंच हूं। इस कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से की गई मेरे दोस्तों, राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद में है 115 यानी रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में दी जाएगी। तो 5 रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि जो है वो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दी जाएगी। लेकिन अगर सवाल ऐसा पूछा जाए कि मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना के तहत अब राशि कितनी बढ़ाई गई है, तब आपको जवाब क्या देना है? तब आपको जवाब देना है कि पहले 3 रुपए मिलते थे, अब 2 रुपए की राशि बढ़ा दी है और सरकार अब 3 रुपए जो है वो इसके तहत संबल प्रदान करती है। तो 2 अक्टूबर से तो वो पीछे वाला सवाल और ये वाला है अब 5 रुपए प्रति लीटर का जो है वो प्रोत्साहन मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दिया जाता है। अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो अभी हाल ही में डेनमार्क के प्रतिनिधि मंडल राजस्थान आया और राजस्थान में मंत्री महेश जोशी जी जो हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग की और महेश जोशी जी ने कहा कि डेनमार्क का ये जो कंसेप्ट है ये मुझे बहुत पसंद आया है और डेनमार्क में जो है वो अब हम शुरुआत करने वाले हैं पर्यावरण संरक्षण और जल के लेकर के। राजस्थान सरकार ने इनके साथ अभी हाल ही में समझौता किया है। 11 नवंबर को कन्हैयालाल सेठिया की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान किसे प्रदान किया गया अभी हाल ही में? तो पवन पहाड़िया जो है इनको अभी हाल ही में कन्हैयालाल सेठिया सम्मान राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान जो है वो प्रदान किया गया, ये ध्यान रखिएगा। पवन पहाड़िया इसका सही जवाब है। इसके बाद में है राज्य में अम्मा कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो यूनिसेफ और महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान में अम्मा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये अम्मा कार्यक्रम जो है वो पोषण और स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है बच्चों के। इसके बाद में अगला सवाल है हाल ही में दुष्यंत और शिरीन को राजस्थान जूनियर जो है वो आपको ध्यान रखना है कि बास्केटबॉल की शूटिंग बॉल जो है उसकी बॉयज एवं गर्ल्स टीम का कप्तान अभी हाल ही में इनको बनाया गया है। तो राजस्थान में दुष्यंत और शिरीन जो है इनको जो है वो राजस्थान की बॉयज और गर्ल्स टीम का कैप्टन बनाया गया। लेकिन वो कौन सी टीम है? तो शूटिंग बॉल की टीमों का कैप्टन बनाया गया है। 11वां इंडिया स्टोन मार्ट 2022 जो है इस स्टोन मार्ट के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्टोन प्रदर्शनी का उद्घाटन जेईसीसी सीतापुरा में किसने किया, ये बताइए। 11वां इंडिया स्टोन मार्ट 2022 के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्टोन प्रदर्शनी का उद्घाटन जेईसीसी सीतापुरा में किसने किया है? तो अभी हाल ही में अशोक गहलोत जी के द्वारा इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया।
नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 के अंतर्गत राजस्थान 2 गोल्ड अवार्ड किस श्रेणी में मिले हैं? तो कर प्रबंधन में सबसे सुधारवादी राज्य और 5 यानी SGST और वेट श्रेणी में राजस्थान को पुरस्कार मिले हैं। तो इसका सही जवाब 1 व 2 दोनों सही जवाब इसके होंगे। कर प्रबंधन प्रणाली में राजस्थान को अभी हाल ही में 2 पुरस्कार इसमें मिले हैं। 30 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री ने किसानों को अपनी अनुपयोगी अथवा बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सहायता देने हेतु कौन सी योजना की शुरुआत की? मुख्यमंत्री सौर कृषि आजीविका योजना, PM कुसुम योजना, PM श्री योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री सौर कृषि आजीविका योजना जो है इसकी राजस्थान में घोषणा की गई है। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। हाँ जी, आपके फटाफट जवाब नहीं आ रहे हैं भाई, धीरे धीरे आपके जवाब आ रहे हैं। तो क्या मेरे को रुकना चाहिए थोड़ी देर, आपके जवाबों का इंतजार करना चाहिए, या सो गए हैं सब मेरे दोस्त? हाँ जी, सोए नहीं है इसका मतलब जाग रहे हैं, जवाब आ रहे हैं आपके। इसके बाद में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर इंडिया योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार कितने विद्यालयों का विकास और उन्नयन करेगा? इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। तो राजस्थान स्कूल फॉर इंडिया राइजिंग इंडिया जो है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार कितने विद्यालयों का विकास और उन्नयन करेगा? तो 716 विद्यालयों का उन्नयन करेगा। 1500 करोड़ रुपए की राशि जो है घोषित की गई है। इसके बाद में अगला सवाल क्या है? प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 उद्योग मंत्री द्वारा 17 सितंबर 2022 को जारी की गई। इस नीति के अनुसार राज्य में हस्तशिल्प म्यूजियम कहां बनाया जाएगा? तो राजस्थान में हस्तशिल्प म्यूजियम जो है वो जयपुर के अंतर्गत जो है वो बनाया जाएगा। जयपुर में हस्तशिल्प म्यूजियम राजस्थान में बनाया जाएगा। इसके बाद में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री द्वारा राजस्थान MSME नीति 2022 कब जारी की गई? तो राजस्थान में 17 सितंबर 2022 को मेरे दोस्तों MSME नीति जारी की गई। 9 सितंबर 2022 को राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई। 2 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के जयपुर में सद्भावना पुरस्कार वितरित किए गए। 29 अगस्त 2022 को पालगांव जोधपुर से जो है वो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक शुरू किए गए। मुख्यमंत्री ने जोधपुर से 512 नई इंदिरा रसोइयों का उद्घाटन कब किया था? तो आपको पता होगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 512 नई इंदिरा रसोइयों का उद्घाटन कब किया था? तो 5 सितंबर को नहीं किया था, क्योंकि 5 सितंबर को मिशन बुनियाद शुरू किया गया, PM श्री योजना शुरू की गई। 18 सितंबर इसका सही जवाब है। 19 अक्टूबर 2022 को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो है, उन ग्रामीण ओलंपिक जो खेल हैं उनका समापन समारोह जयपुर के SMS स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो 512 नई इंदिरा रसोइयों का उद्घाटन जो है वो 18 सितंबर 2022 को किया गया था। ये आज के तमाम सवाल मैंने अब तक के रिपीट करा दिए हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स की तमाम जानकारियां आप तक पहुंचा दी गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब बातें जो है वो बहुत अच्छे ढंग से याद हो गई होगी। अब कल आपसे मुलाकात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे दोस्तों, और आप सभी को राम राम, जय सिया राम। और कल सुबह से 2 क्लासें आपको सुबह सुबह ही राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड मिलेगी। एक तो हमारी डेली की रोजाना की क्लास हो रही है, वो तो आएगी। इसके बाद में जस्ट 7 सवा 7 बजे के आसपास आपको सूजस ई बुलेटिन की लाइव क्लास मिलेगी। वो अधिकांश सवाल जो है वो उसी ई सूजस बुलेटिन से आपसे पूछे गए हैं। आगे भी इसी प्रकार का क्रम जारी रहेगा। आप सभी मित्रों का इसी प्रकार प्रेम स्नेह हमको मिलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम जी। जाट बीकानेर, मोनिका शर्मा, सुनीता यादव, तमन्ना, वेदिका, अफजल, कविता, गीता रेगर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।